गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई भी सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी, है ना। करंट अफेयर्स में कुछ इंप्रूवमेंट भी हुए होंगे। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि आज के हमारे सेशन में जो करंट अफेयर्स की जो सेशन है अभी, उसमें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से महत्वपूर्ण इश्यूज हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट इश्यूज। तो बिहार की न्यूनतम पक्षी गणना में पक्षियों की 205 प्रजातियां पाई गई है। ठीक है, और यह गणना अब देखते हैं किसके सहयोग से किया गया। तो बिहार में न्यूनतम पक्षी गणना वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, ठीक है, द्वारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से की गई है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि बीपीएससी के लिए यह काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इश्यूज। इसमें अब आपको फर्स्ट पॉइंट है कि कितनी प्रजातियां, इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे टोटल कितनी प्रजातियां इस साल 205 प्रजातियां जो है वह पाई गई है। जब गणना किया गया तो 205 प्रजातियां, ठीक है। किसके सहयोग से हुआ है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ओके, इसके सहयोग से यह किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। सरकार पक्षियों और उनके आवासों की समीक्षा के लिए यह जो सर्वे है, ठीक है, यह कब से करवा रही है? तो यह लास्ट ईयर से हो रहा है। लास्ट ईयर यानी 2022 से क्या किया गया है? 2022 से पक्षियों का वार्षिक सर्वेक्षण कर रही है। 2022 से पक्षियों का वार्षिक सर्वेक्षण कर रही है। ठीक है, एक्चुअली 2022 में जब सर्वे किया गया था 2022 में, तो 202 प्रजातियां थी। 202 प्रजातियां, ठीक है, इन सबको याद रखिएगा जो पॉइंट्स यहाँ लिख रही हूँ। 202 प्रजातियां थी कब? लास्ट ईयर यानी 2022 में जब ये स्टार्ट किया गया था सर्वे। और इस सर्वे में शामिल किसको किसको किया जाता है? जल पक्षी को, आर्द्र भूमि को, जो आर्द्र भूमि पर निर्भर पक्षी हैं उनको, और भूमि पक्षी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें तीन कैटेगरी है। कौन कौन सी है? जल पक्षी है, आर्द्र भूमि पर निर्भर पक्षी प्लस भूमि पक्षी शामिल है। ठीक है, अब जब 202 प्रजातियां इसमें, और इसके टोटल जो अगर बात की जाए कि कितने जिलों में ये सर्वे था, तो इसमें कितने? बिहार राज्य के 26 जिले, ठीक है, इसमें कितने जिले काउंट किए गए? 26 जिले, ठीक है, ये सर्वे 26 जिले, 26 जिले, ओके, ये ध्यान रखिएगा। 26 जिले इसके क्या किए गए इसमें, इसके तहत यहाँ पर जो सर्वे में 26 जिलों के तहत ये सर्वे किया गया। ठीक है, टोटल बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में टोटल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं, है ना। 38वां जो है अरवल है, ये आपके बीपीएससी में पूछता है इसलिए बता रही हूँ। 38वां जिला कौन सा है? अरवल है। टोटल बिहार में 38 जिले हैं, जिसमें कि 26 जिलों के में जो सर्वे किया गया उसके आधारित यह रिपोर्ट है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि जमुई, पटना, भागलपुर, बेगूसराय और वैशाली जैसे जिलों में स्थित आर्द्र भूमि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन सा क्षेत्र है? तो जमुई, पटना, भागलपुर, बेगूसराय और वैशाली जैसे जिलों में स्थित आर्द्र भूमि जो है यह प्रवासी पक्षियों के लिए, किसके लिए? आर्द्र भूमि प्रवासी पक्षियों के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अब हमारे पास इनमें क्या कौन कौन से पॉइंट्स देखने हैं कि जो नई रिपोर्ट आई है, यानी अभी कितनी है? 205 प्रजातियां हैं। ठीक है, लास्ट ईयर कितनी थी? 202 प्रजातियां था। कितने जिलों में सर्वे किया गया? 26 जिलों में। बिहार में टोटल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। 38वां जिला कौन सा है? 38वां जिला कौन सा है? यह अरवल है। ठीक है, अरवल है। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक बात और देख लेते हैं कि ये तो हो गई जिले की बात हो गई। आर्द्र भूमि एक वर्ड यहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी एक आर्द्र भूमि आप देख रहे हैं और यहाँ भी एक आर्द्र भूमि आपके पास एक वर्ड है। अब आप लोग ये बताएं कि जो आर्द्र भूमि यानी जो वेटलैंड्स हैं, ठीक है, टोटल कितने वेटलैंड्स हैं? टोटल जो है अगर बात की जाए, टोटल वेटलैंड्स कितने हैं? टोटल वेटलैंड्स की अगर बात की जाए, ठीक है, आर्द्र भूमि टोटल वेटलैंड्स, वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि कितने हैं? यह 75 है। ठीक है, 75 है। जो रामसर साइट्स हम लोग बोलते हैं, जो 1971 है ना, ईरान का क्या है? रामसर एक शहर है, रामसर नाम का एक शहर है, वहाँ पे कन्वेंशन होने के कारण इसको बोला जाता है रामसर कन्वेंशन। ठीक है, तो कितना है टोटल वेटलैंड? 75 है। क्लियर? चलिए नेशनल पार्क की अगर बात की जाए, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क, तो टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? 106,
106 नेशनल पार्क है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो लिख दे रही हूँ। अगर बात की जाए टाइगर रिजर्व की, ठीक है, टाइगर रिजर्व की, टाइगर रिजर्व, तो कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, टोटल 53। और अगर टाइगर्स की बात की जाए, इसकी नंबर ऑफ टाइगर्स तो 3167, 3167, क्लियर, 3167। ठीक है, ये आंकड़ा कब का है, यह जो टाइगर नंबर ऑफ टाइगर्स जो है कब के है, 2023 का यह आंकड़ा है। ठीक है, 2023 का यह आंकड़ा है कि भारत में टोटल बाघों की जो संख्या है 3167 है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन अगर देखेंगे उस दृष्टिकोण से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेशनल पार्क 106 है, उसमें अगर 105 और 106 का नाम पूछ लेगा तो देहिंग, ठीक है, और रायमोना, ये दोनों ध्यान रखिएगा। देहिंग और रायमोना जो दोनों के दोनों कहाँ हैं, असम में है, ये दोनों असम में है। देहिंग वो 105 वाला क्रम अगर क्रम में देखते हैं तो 105 में देहिंग है और 106 में रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क। ओके, और ये दोनों कहाँ हैं, असम में है। ठीक है, चलिए अगर 53 जो टोटल टाइगर रिजर्व है, अगर बात की जाए कि 53rd वाला कौन सा है, तो घासीराम, घासीराम कहाँ पर है यह, गुरु घासीदास कहाँ पर है यह गुरु घासीदास जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, यह टाइगर रिजर्व कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखिएगा, गुरु घासीदास। ठीक है, गुरु घासीदास। और बात आती है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, इतना ही। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हो गया कि बिहार के संदर्भ में हम लोगों ने देख लिया था पक्षियों की जो रिपोर्ट आई है। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि पशुओं का भी आया है, कुछ नई जो पशुओं की प्रजाति ढूंढी गई थी उसमें भी आया है। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, उसे भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। जो इसके संदर्भ में आया था, जो पशु डाटाबेस था, पशु डाटाबेस, ठीक है, वहाँ इसको पशु डाटाबेस, चलिए मैं इस स्लाइड में देखती हूँ, स्पेस अगर यहाँ हो तो कर देती हूँ, अदरवाइज एक ऐड कर दूंगी। ठीक है, चलिए मैं एक ऐड कर दे रही हूँ। ठीक है, ऐड कर दे रही हूँ स्लाइड यहाँ पर। यहाँ आप लोग लिख लें। ठीक है, जो पशु डाटाबेस है यहाँ पे लिख दे रही हूँ 2022 में। ठीक है, 2022 के अकॉर्डिंग भारत ने क्या किया, पशु डेटाबेस में, ठीक है, पशु डेटाबेस। ओके, इसमें टोटल कितने हैं, 664 पशु प्रजातियों को जोड़े हैं। कितने हैं, इतने पशु प्रजातियों को जोड़ा है, पशु प्रजातियों को हम लोगों ने बिहार के संदर्भ में किसको देखा, पक्षियों को देखा बिहार के संदर्भ में। और अगर भारत के संदर्भ देखते हैं, टोटल भारत का देखते हैं 2022 का, तो जो पशु डेटाबेस दिया गया उसमें 664 की क्या हो गई, पशु प्रजातियों को जोड़ा गया, 664 पशु प्रजातियों को जोड़ा गया है। ठीक है, जिसमें इसमें क्या है, पशु प्रजातियों में आप देखेंगे 339 जो है 339। ठीक है, या इसमें आप केवल पशु प्रजातियों का है, इसमें केशु रखिए, उसको छोड़ दें। इसमें केवल एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखें कि 339 जो है 339, ओके, 339 जो है आपकी यह नई पौधों की प्रजातियों को भी जोड़ा गया है, नई पौधों की प्रजातियों ठीक है, प्रजातियों को। ओके, और यह किसका है, ये जो आंकड़े दिए गए हैं किसके हैं, ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो पशु प्रजाति कितने जोड़े गए हैं, 664। ओके, और अगर पौधों की प्रजाति की बात की जाए तो कितने होंगे, 339। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो नई खोज की गई है, नई प्रजातियों की जो खोज की गई है, नई प्रजातियों की खोज में सबसे अधिक जो खोज हुई है, नई प्रजातियों की सबसे अधिक खोज, ठीक है, नई प्रजातियों की सबसे अधिक खोज, नई प्रजातियों की सबसे अधिक खोज कहाँ हुई है, तो यह केरल में हुई है, केरल में। ठीक है,
केरल टॉप है नई प्रजातियों की सबसे अधिक खोज में। केरल क्या है, टॉप पर है केरल। उसके बाद तमिलनाडु है, केरल के बाद केरल टॉप पर है, उसके बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु है सेकंड पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन पर कौन है, तमिलनाडु है, ठीक है। और उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है या थर्ड पर है, ठीक है, थर्ड पर है। यहाँ अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो, आप लोग नोट्स बना रहे हैं इसको लिख लें, ठीक है। पशु डेटाबेस के बारे में 664 पशु प्रजाति है, ठीक है। 339 जो है आपकी पौधों की प्रजातियां हैं, ये पौधों की, ओके। और नई प्रजातियों की सबसे अधिक खोज जो हुई है वो केरल में हुई है, आई थिंक करीब 14 पॉइंट समथिंग है यहाँ पर, ठीक है, जो नई प्रजातियां खोजी गई हैं। उसके बाद तमिलनाडु है और लास्ट पश्चिम बंगाल है। ये जब हो जाए तो इसके बारे में एक और आप लोग थोड़ा सा बस एक जगह लिख लीजिएगा, केवल थोड़ा सा है, एक एडिशनल फैक्ट्स है आपका, ठीक है, एक एडिशनल फैक्ट्स है, एडिशनल फैक्ट्स बस लिख लें यहाँ पर। ये जो तमिलनाडु को आप देख रहे हैं, इस तमिलनाडु को लेकर के लिख लें, तमिलनाडु को, ठीक है। इस तमिलनाडु के बारे आप लोग लिख लें कि इसके बारे में एक मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का निर्यात होता है तो कहाँ से होता है, सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो निर्यात की जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जो निर्यात हो रहा है सबसे अधिक कहाँ, कौन है टॉप पर, कौन है, तो यही तमिलनाडु है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में, इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में, ओके, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में टॉप पर कौन है, तो यह तमिलनाडु है, टॉप पर तमिलनाडु है, टॉप पर है, 1 है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर कौन है, एडिशनल फैक्ट से लिख लें एक साथ, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे कौन है आपका, सेकंड पोजीशन पर यूपी है, थर्ड में कर्नाटका है, ये सेकंड है, उसके बाद कर्नाटक है, ठीक है, थर्ड। एंड फोर्थ पोजीशन पर आपका महाराष्ट्र है। क्लियर, फोर्थ में आपका क्या है, महाराष्ट्र है, क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक मैंने सिर्फ ये इसलिए किया ताकि आपका क्या हो जाए, यहाँ मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं थी, बट वो केवल रिकॉल करने के लिए मैं यहाँ पे बताई, क्योंकि सभी जैसे तमिलनाडु को नाम आ गया तो इसके साथ और हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो रिवीजन में हमेशा बोलती हूँ कि क्लास में नए पढ़ने से ज़्यादा जरूरी क्या है, रिवीजन, एज मच एज रिवीजन करो, ठीक है। पशु डेटाबेस तो मैं पढ़ा चुकी थी, मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी कि यहाँ मैं उसको फिर से आप लोगों को इतने सारे पॉइंट्स बताऊं, लेकिन अब क्या होगा ये आप भूलेंगे नहीं, ऐसे बहुत बोरिंग लगेगा, अच्छा पशु डेटाबेस क्या है, क्यों, इसे क्या पढ़ना है, एग्जाम में थोड़ी आएगा ऐसा। लेकिन जो स्किप करके जाते हैं वो एग्जाम में आता है, जिसे आप लोग सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गई। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इश्यूज पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इश्यूज पे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं। ये हो गई आपकी, हाँ, नेक्स्ट है गुजरात में काकरा पार। गुजरात में क्या है, काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए 700 मेगावाट, ठीक है। गुजरात में काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना के 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का परिचालन जो है वो शुरू हो गया है, ठीक है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, गुजरात में, और कितने मेगावाट का शुरू हुआ है, 700 मेगावाट का। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये कि यह भारत का क्या है, यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित,
ठीक है, स्वदेशी रूप से विकसित है, ये भारत का पहला स्वदेशी। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा है, निम्नलिखित में से कौन सा है, 2-4 नाम दे देगा, क्योंकि भारत में टोटल कितने हैं, 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, है ना। तो 2-4 नाम दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन है। तो पहला स्वदेशी रूप से विकसित जो किया गया है वह है आपका गुजरात का काकरापार। ठीक है, गुजरात का काकरापार, जो कितना मेगावाट का, 700 मेगावाट का, 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके साथ और क्या जुड़ा हुआ है। काकरापार में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीआईएल, क्या है, एनपीसीआईएल, एन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, एनपीसीआईएल, ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 700 मेगावाट के 2 दबाव युक्त, ठीक है, 2 हैं, कितने हैं, 2 दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर यानी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, PHWR, कितने, 2 बनाए जा रहे हैं। और यह NPCIL जो है पूरे भारत में, इसकी एक्चुअली ये योजना है कि पूरे भारत में ऐसा यह 16 कितने, 16 यानी 16 पूरे भारत में 16 जो है यह 700 मेगावाट जो है PSW इसकी बनाने की योजना जो है, ऐसा इसका विचार है कि ऐसा कुछ योजना ये लेकर के चल रहा है। कितने, 16 700 मेगावाट PHWR बनाने की योजना यह बना रहा है कि पूरे भारत में ऐसा कुछ करेगा। ठीक है, चलिए इसके साथ और क्या जुड़ा हुआ है देख लेते हैं, और क्या फैक्ट्स हैं इसके साथ। राजस्थान के रावत भाटा और हरियाणा के गोरखपुर में 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण कार्य भी चल रहा है। कहाँ पर निर्माण कार्य भी किया जा रहा है, कहाँ पर, राजस्थान के रावत भाटा में। कितना मेगावाट है, 700, ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान का जो रावत भाटा है वह 700, हरियाणा का गोरखपुर में भी 700 मेगावाट की यह काम जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। और 4 स्थानों पर 10, ठीक है, 4 स्थानों पर 10, ये ध्यान थोड़ा सा देना है इसमें, 4 स्थानों पर 10 स्वदेशी रूप से विकसित PHWR के निर्माण को सरकार के द्वारा मंजूरी जो है वह दी गई है, सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है, मंजूरी, ठीक है, सरकार के द्वारा मंजूरी, ये थोड़ा ऐसे होगा, सरकार के द्वारा जस्ट ए मिनट, सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। ठीक है, ये इसको ना थोड़ा हटा देंगे, ठीक है, सरकार के द्वारा मंजूरी की गई है, बस इतना, मंजूरी तक ध्यान रखिए, सरकार ने क्या किया है, मंजूरी दे दिया है। कितने, 4 स्थानों पर 10 कितने होंगे, 10 स्वदेशी रूप से विकसित होंगे। और वह कहाँ कहाँ होंगे, वो 4 स्थान कौन कौन से हैं जहाँ 10 स्वदेशी रूप से क्या किया जाएगा, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर का जो निर्माण किया जाएगा, यह स्थान कौन से हैं, तो हरियाणा में गोरखपुर है जहाँ पे वर्तमान में 700 मेगावाट का जो है निर्माण कार्य चल भी रहा है। MP में चुटका है, MP का चुटका, राजस्थान में माही बांसवाड़ा और कर्नाटक का कैगा है। ठीक है, कर्नाटक का कैगा है। ये 4 स्थान है वो ध्यान रखिएगा जहां पर 10 स्वदेशी रूप से PHWR निर्माण की बात की गई है। सरकार ने इन 4 स्थानों के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ओके, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो टोटल यहाँ पर जो परमाणु संयंत्र हैं टोटल कितने हैं, टोटल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। तो इसका नाम हम लोग कहाँ लिख सकते हैं, चलिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे लेते हैं कि कौन कौन से हैं। 7 परमाणु संयंत्र पर एक्चुअली क्या है, क्वेश्चंस आपके कभी भी बन सकते हैं 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर। तो सबसे पहले लिखें भारत के जो 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत के 7 ओके भारत के 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा है, सबसे पहले भारत का अगर बात की जाए परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तो क्या आएगा, तारापुर। ठीक है, तारापुर, यह कहाँ है,
महाराष्ट्र, ठीक है। सेकंड की अगर बात की जाए रावत भाटा, रावत भाटा, रावत भाटा जहां पर अभी क्या है, रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान, है ना, राजस्थान, जहां पर अभी वर्तमान में 700 मेगावाट के परियोजना का काम जो चल रहा है, राजस्थान, ठीक है। थर्ड क्या है, कल्पकम, कल्पकम, यह कहाँ है, तमिलनाडु, ओके। फिर उसके बाद नरोरा, यह कहाँ है, नरोरा, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। कुडनकुलम, 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 यह कहाँ है, तमिलनाडु। और ध्यान रखिएगा यह सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु, ओके। उसके बाद है काकरापार, काकरापार कहाँ है, काकरापार गुजरात, काकरापार गुजरात। एंड द लास्ट वन कैगा, कैगा, कैगा कहाँ है, कर्नाटका, कर्नाटका, कैगा कहाँ है, कर्नाटका, ओके, कर्नाटका, कर्नाटका, क्लियर। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यह जो है, यह तारापुर महाराष्ट्र, यह सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, सबसे पहला, ओके। स्थापना कब हुई थी, 28 अक्टूबर 1969, ठीक है, 28 अक्टूबर। और जो सबसे बड़ा है वह है कुडनकुलम, सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। पता है कितने मेगावाट का है, सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यह, सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा। ये जो क्वेश्चंस आएंगे ये सब बेसिक वाले में आएंगे, ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उसमें आते हैं ये। सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, कुडनकुलम। क्यों, क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो कितनी है मालूम है, 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट। बाकी की कितनी है, 700 मेगावाट है, 700 मेगावाट है। टोटल अगर बात की जाए परमाणु ऊर्जा संयंत्र से तो कितने वाट का है, 760। इसका जो एक क्षमता है कितनी है, टोटल परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी है, अगर क्षमता की बात की जाए 7, इतनी क्षमता, ठीक है, क्षमता कितनी है, इतनी क्षमता, ओके। बस ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है जो आपके यहाँ से आते हैं, मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इशूज पे। नेक्स्ट इशूज क्या है, हाँ थोड़ा सा NPCIL को देख लेते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका पूर्ण स्वामित्व किसके पास है, जाहिर सी बात है भारत सरकार के पास होगा। इसका संचालन परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया जाता है। इसे सितंबर 1987 में बनाया गया था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। BC पाठक इसके अध्यक्ष और MD हैं, क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इश्यूज पे। नेक्स्ट इश्यूज क्या है, भारत ने 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप जीता है। भारत ने कितनी बार, 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप जीता है। और भारत ने क्या है, पेनाल्टी शूट आउट में किसको हराया है, पेनाल्टी शूट आउट में कुवैत को, ठीक है। इसने कुवैत को हराकर 9वीं बार इसने क्या किया है, सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीता है, ओके, 9वीं बार। बेंगलुरु के कहाँ हुआ था इसका आयोजन, बेंगलुरु के श्री कांति राव स्टेडियम में निर्धारित समय में 1-1 से बराबरी के बाद भारत ने क्या किया था, पेनल्टी शूट आउट के जरिए इसको क्या है, इस फाइनल को जीता था। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम, बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में। अब नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप, ठीक है। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा शासित पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों की मुख्य फुटबॉल यह प्रतियोगिता है। नेक्स्ट है, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। यह हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है, ओके। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि भारत ने क्या किया है, 9वीं बार जो है सैफ चैंपियनशिप जीता है, वो भी पेनल्टी शूट आउट के तहत इसने जीता है। बराबरी 1-1 से हो गया, तो उसके बाद क्या किया इसने, भारत ने पेनल्टी शूट आउट के जरिए फाइनल को जीत लिया, ठीक है,
किसको हराया है? कुवैत को, कुवैत को हराया है। ठीक है, नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन यानी SCO, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO। ठीक है, SCO मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख भी लीजिए, यहाँ पर है। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्लियर? ठीक है, SCO का फुल फॉर्म के राष्ट्र अध्यक्षों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। ठीक है, नई दिल्ली, क्योंकि इसकी जो बैठक, इसकी जो मेजबानी किया है, किसने किया है? भारत ने के द्वारा किया गया है, क्योंकि मोदी जी क्या किए हैं? वर्चुअल रूप से क्या किए हैं? इसकी मेजबानी किए हैं। इसके सदस्य देश, एक्चुअली इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं? इसमें 8 सदस्य देश थे, लेकिन अब 9 हो गए हैं। तो हम देखेंगे भी आगे कि 9वां कौन सा है, वो देखना है। लेकिन और 8 जो हैं उनको भी देखेंगे, लेकिन आज कल तक इसमें कितने थे? इस बैठक से पहले 8 सदस्य देश थे, यानी SCO में पहले 8 देश थे। और इस SCO का अगर बात किया जाए, इस SCO का बात किया जाए तो इसका गठन कब हुआ है? इसका गठन हुआ है 15 जून 2001। ठीक है, 2001 में SCO का गठन हुआ है। इसमें टोटल कितने देश थे? इसके टोटल 8 सदस्य देश थे, अब 9 हो गए हैं। तो सदस्य देश 2024 का SCO का इसके जो सदस्य देश थे उन्होंने क्या किया? SCO 2024 को, ठीक है, 2024 को इन लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट है, 2024 को इन लोगों ने क्या घोषित किया है? पर्यावरण वर्ष, इन्वायरमेंटल ईयर घोषित किया है। ठीक है, इन्वायरमेंटल ईयर SCO के द्वारा 2024 को इन्वायरमेंटल ईयर घोषित किया गया है। क्लियर? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। SCO परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों की अगली बैठक जो होगी अस्ताना में होगी। अस्ताना, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, अस्ताना यानी क्या है? वो कजाकिस्तान की क्या है? राजधानी है। ठीक है, 2024 में इसकी बैठक 2024 में कहाँ होगी? कजाकिस्तान के अस्ताना में। या आप यहाँ देख रहे हैं कजाकिस्तान यहाँ लोकेट हो रहा है, ये है कजाकिस्तान। ठीक है, और ये है इसकी राजधानी अस्ताना। अस्ताना, ओके, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी अस्ताना। अस्ताना, अस्ताना क्या है? इसकी राजधानी है। ठीक है, अस्ताना। ओके, कजाकिस्तान, राजधानी अस्ताना। क्लियर हो गया? ठीक है, इसके अलावा अगली बैठक 2024 का, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं। शिखर सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही कि ईरान को क्या किया गया है? SCO, ईरान क्या है? SCO का सदस्य देश बन गया और अब SCO में 9 सदस्य देश हैं। अब कितने हैं SCO में? अब SCO में 9 सदस्य देश है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि SCO का जो 9वां सदस्य देश है वह कौन सा है। ठीक है, SCO का 9वां सदस्य देश कौन सा है? ठीक है, तो यह ईरान होगा। SCO का 9वां सदस्य देश कौन सा होगा? ईरान होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं 9वां सदस्य देश। इसमें टोटल जो है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ईरान इसका 9वां सदस्य देश है। इसके टोटल जो हम लोग 8 सदस्य देश को देख लेते हैं, कौन है? चीन है, चीन, रूस, भारत। ठीक है, भारत, चीन, रूस, भारत हो गया, ये 3 तो हो गया। और बाकी जो है, बाकी आपके 5 तान हैं, बाकी आपके 5 तान हैं। और वो कौन कौन से तान हैं? वो कौन कौन से तान हैं? तो यहाँ पे लिख लें आप लोग, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान हो गया। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान हो गए। उसके बाद आप यहाँ पे लिख लें किर्गिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में तो क्योंकि नेक्स्ट ईयर आयोजन भी इसका होना है ना, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान कितने हो गए? 1 2 3 4 5
6 7, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान। तो ये कुछ आपके हो गए टोटल किसके कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 और प्लस ईरान अभी रिसेंटली क्या बना है, ईरान बना है। ओके, इसकी जो नेक्स्ट ईयर बैठक होगी वो कहाँ होगी, नेक्स्ट ईयर 2024 की बैठक यहाँ होने वाली, ये बैठक यहाँ होगी। शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान के अस्ताना में किया जाएगा। क्लियर, कजाकिस्तान के अस्ताना में या किया जाएगा। इसका कब हुआ था गठन, 2001 में। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है, ये लिख लें। क्लियर, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इश्यूज पे। नेक्स्ट इश्यूज क्या है देख लेते हैं। हाँ, आप यहाँ से भी, इस मैप से भी आप यहाँ देख सकते हैं, इस मैप को भी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है कजाकिस्तान। जस्ट ए मिनट, इस मैप से भी आप लोग थोड़ा सा, क्या हो गया, कजाकिस्तान हो गया। इसके कौन कौन से सदस्य देश हैं, चीन हो गया, ये चीन हो गया, रशिया हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 3 तो यही हो गए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ईरान अभी नया बना है। तो आपके सवाल में जरूर आ सकता है कि जो नया एससीओ का सदस्य देश बना है वो कौन सा है, तो वह ईरान है, ठीक है। अब पाकिस्तान भी है, जहां रेड लाइट कर रही है वहां पे देखिएगा, पाकिस्तान भी है, ताजिकिस्तान भी है, चाइना है। उसके बाद आपका ये तो कजाकिस्तान तो 2024 में होना ही है, रशिया है, ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक है। तो नहीं, तुर्कमेनिस्तान नहीं है इसमें। तुर्कमेनिस्तान को एक्चुअली क्या किया गया था, तुर्कमेनिस्तान को अभी अतिथि सदस्य के रूप में इसको इनवाइट किया गया था, ठीक है। इसका जो अपनी परंपरा के तहत इसको अतिथि देश के रूप में इनवाइट किया गया था, ये तुर्कमेनिस्तान को, ठीक है। तो इसको आप हटा दें, ये इसका सदस्य देश नहीं, हम लोग यहाँ केवल सदस्य देश की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ नहीं लिखा है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक आपका यहाँ पे इंडिया मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, भारत तो है ही, यह इंडिया को मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। और एक आपका रहा किर्गिस्तान, ये किर्गिस्तान, ठीक है, ये किर्गिस्तान। तो मैप में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से इसके क्या हो गए, सदस्य देश हो गए हैं। और ज़्यादा बेहतर रहता है मैप से याद करना, ठीक है, मैप से ज़्यादा ध्यान रखिएगा, मैप को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कुछ इस तरीके से है। तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे नहीं है और अफगानिस्तान नहीं है। टोटल कितने हैं, 7 तान है, उस 7 में से 2 नहीं है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है और अफगानिस्तान नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाकिस्तान है इसमें, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इंडिया को मैंने साइड में यहाँ पे लिख दिया, क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग आते हैं नेक्स्ट इश्यूज। आप यहाँ पे भी वर्ल्ड मैप से भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इश्यूज पे आते हैं। कामेश्वर राव कोदावंती को एसबीआई का मुख्य वित्त अधिकारी यानी सीएफओ नियुक्त किया गया है, ठीक है, सीएफओ। बस इतना ही ध्यान रखना है, किसको नियुक्त किया गया है, कामेश्वर राव, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात, ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं कि ग्लोबल कॉमर्शियल सर्विस जो सेवा है या एक्सपोर्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी जो है दोगुनी हो गई है, यानी वैश्विक जो बाजार की जो सेवाओं के निर्यात में, ठीक है, सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है। ये रिपोर्ट किसकी है, विश्व बैंक की है और WTO की रिपोर्ट है। तो भारत की हिस्सेदारी जो है 2005 में 2% से बढ़कर 22 में, यानी इन 17-18 सालों में 4.4% हो गई है। कितनी हो गई है, 4.4% हो गई है, ठीक है। इंडिया डबल्स इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल कमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स बिटवीन 2005 एंड 2022। आपके पास बिल्कुल ये दिया हुआ है, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, व्यापार सेवा का जो विस्तार है, व्यापार सेवा का विस्तार जो है मुख्य रूप से चीन, हांगकांग, सिंगापुर और भारत के कारण हुआ है, ठीक है, भारत के कारण हुआ है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं विश्व बैंक को। तो विश्व बैंक का गठन या विश्व बैंक का गठन कब हुआ है, विश्व बैंक का गठन
कब किया गया है? 1944 पे विश्व बैंक का गठन। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका 2 जून से कार्य को स्टार्ट किया गया है और इनका ग्रेट इमिटेंट्स जो है उसकी सूची में भी इनका नाम है। ठीक है, ग्रेट इमिटेंट्स की सूची में भी इनका नाम को शामिल किया गया है, अजय बंगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा WTO को। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन कब किया गया है? इसका गठन किया गया है 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? कौन है? नगोजी। ओके, नगोजी ओकोंजो। एक्चुअली ये क्या है? ये जो है आप इनको बोल सकते हैं ये फर्स्ट यानी पहली महिला भी हैं जो WTO की क्या है? WTO की क्या है? पहली महिला जो है यह अध्यक्ष है, WTO की पहली महिला अध्यक्ष है, प्लस पहली महिला के साथ साथ यह पहली अफ्रीकी भी हैं, पहली अफ्रीकी महिला। ठीक है, पहली अफ्रीकी हैं जो WTO की क्या बनी है? अध्यक्ष बनी है। क्या नाम है? नगोजी ओकोंजो। ओके, नगोजी। और ये क्या है? कहाँ की है यह नाइजेरियाई की है, नाइजेरियाई महिला है, ये नाइजेरिया की है, नाइजेरियाई महिला या अफ्रीकी महिला जो भी आप बोले, लेकिन यह पहली महिला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह अफ्रीका की पहली कोई महिला है जिनको कि WTO में यह एक पद मिला है। और दूसरी चीज पहली अफ्रीकी महिला है, प्लस WTO के लिए भी ये पहली महिला है। ठीक है, तो इनको क्या है? अफ्रीकी। ठीक है, ये क्या है? नाइजेरियाई जो है अमेरिकी एक अर्थशास्त्री है, तो खैर उतनी की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा WTO का। ठीक है, नगोजी अकोंजी को। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्या इश्यूज है? सरकार ने अमृत काल को कर्तव्य काल नाम दिया है। अमृत काल जो 75 ईयर्स का चल रहा था, मोदी जी ने क्या किया? घोषणा किया है कि भारत की आज़ादी के अगले 25 वर्ष कर्तव्य काल होने जा रहा, अगले 25 वर्ष। ठीक है, क्योंकि देश अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है, अपने कर्तव्य को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। ओके, चलिए, तो अभी तो ये अब होने जा रहा, तो इसके बारे में बहुत सारे इश्यूज कुछ ना कुछ आए दिन आपके न्यूज में मिलता रहेगा, सुनते रहेंगे, क्योंकि बस कर्तव्य काल ध्यान रखिएगा कि दिया गया है। ठीक है, आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य की ओर क्या हो रहा है? भारत बढ़ रहा है। तो इसलिए क्या किया गया है? सरकार ने अमृत काल को कर्तव्य काल नाम जो है वो दिया है। भारत अब दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करने वाली दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। ठीक है, भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी और 5G जैसे क्षेत्रों में दुनिया के अग्रणी देशों से प्रतिस्पर्धा भी कर रहा है। ये उसकी कुछ उपलब्धियां हैं जो बताई जा रही है। ठीक है, दुनिया के 40% रियल टाइम ऑनलाइन जो लेन देन है वो कहाँ है? भारत में हो रहा है। 2021 में 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मोदी जी ने पहली बार अमृत काल का जिक्र किया था। तो अमृत काल का जिक्र कब किया गया था? 2021 में। और अब क्या आएगा? अब जो है जो हमारा जो अमृत काल चल रहा था, अब क्या आ गया? कर्तव्य काल आ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में न्यूज आता रहेगा, बस इतना थोड़ा सा समझ लीजिए कि अब ये आ चुका है। यह नाम MU नायर को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? MU नायर को, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग आते हैं वॉलेनर फैक्ट्स पे। किस राज्य सरकार ने हाल में ही गौ हत्या के खिलाफ क्या किया है? गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन को शुरू किया है। तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। RAW हिटमैन नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? S हुसैन जैदी। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो है ताज़ा रैंकिंग दी गई, उसमें सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन है? MIT मेसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो क्या होगा? IIT बॉम्बे टॉप है, लेकिन अगर दुनिया में देखेंगे, वर्ल्ड के हिसाब से देखेंगे, QS के हिसाब से देखते हैं तो उसकी रैंक 149 है। ठीक है, 149 है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। DBS बैंक इंडिया का प्रबंध निदेशक से नियुक्त किया गया है? रजत वर्मा। सरकार ने पशु चिकित्सा दवाओं के लिए क्या किया है? NOC
देने के लिए कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया है? नंदी पोर्टल है। कौन सा है? नंदी पोर्टल है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो कौन है? प्रिया एस्को। प्रिया एस्को। कैरिबियाई प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो श्रेयांका पाटिल। किस बैंक ने देश भर में 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग केंद्र को ऑनलाइन लॉन्च किया है? एसबीआई। एसबीआई के द्वारा किया गया है। किसे पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजेंद्र सिंह धट को। ठीक है, राजेंद्र सिंह धट को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार। कोल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीएम प्रसाद को। किस मंत्री ने ग्राम विकास मूल्यांकन हेतु पंचायत विकास सूचकांक जारी किया है? कपिल मोरेश्वर पाटिल। ठीक है, कपिल मोरेश्वर पाटिल। पेन पेंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल रोसेन को। ओके। भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कामेश्वर राव कोदावंती। एसबीआई के सीएफओ, चलिए ये फिर से रिपीट हो गई है, थर्ड वाली पॉइंट रिपीट हो गई है। किस मंत्रालय ने दुष्कर्म की शिकार नाबालिग पीड़ितों, ठीक है, की चिकित्सा और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने, और इसे स्मृति ईरानी द्वारा लॉन्च भी किया गया। ठीक है। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल, ठीक है, ये वर्ड मिस्टेक है यहाँ पे, का फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा? बेंगलुरु शहर में। बेंगलुरु शहर में। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और किस बैंक का विलय 1 जुलाई से प्रभावी हो गया है? एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एचडीएफसी बैंक। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य के कहां पर? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं एमसीक्यूज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने 4 जून को क्या किया है? अमृतकाल को डैश नाम दिया है। भारत सरकार ने क्या किया है? अमृतकाल को क्या नाम दिया है? तो कर्तव्य काल नाम दे दिया है। ठीक है, कर्तव्य काल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्तव्य काल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारतीय तटरक्षक और भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत, क्या है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, ओके, इस परिसर में एक गैलरी विकसित की है। गैलरी विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर? गैलरी में इसमें क्या होगा ना, जैसे जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है, इसमें गैलरी म्यूजियम होगा, और आपने देखा ही होगा कि म्यूजियम और जो जहाँ पे नहीं कि गाने वगैरह जो होते हैं, लाइट वगैरह, लाइट म्यूजियम शो, डांस शो, कुछ इस तरह से जो है फाउंटेन म्यूजियम जो किया जाता है वो सारा यहाँ पर अरेंज किया जा रहा है। ठीक है, और ये किया जा रहा है तो आपके गुजरात का लोथल जो कि ऐतिहासिक स्थल है सिंधु सभ्यता के समय का। ठीक है, तो वहाँ पर इसको क्या किया जा रहा है? इसका उस परिसर में एक गैलरी में ऐसा कुछ वहाँ पे रखा जाएगा जो काफी पुराना, मतलब सोच लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के समय से चीजों को दिखाई जाएगी। ठीक है, ये गैलरी है जिसमें गैलरी में हम लोग कहते हैं ना कि हाँ कुछ ऐसे म्यूजियम की चीजें हो गई, कुछ हिस्टोरिकल चीजें रखी गई, तो ये वही किया जा रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में। तो ये समझौता किसके साथ किया गया है? भारतीय तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड का और भारतीय नेवी का। तो इंडियन पोर्ट ट्रेल एंड वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। किसके साथ है? बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। बी। बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी जो है 2005 में 2% थी, 2022 में कितनी हो गई है? 4.4%। और ये रिपोर्ट किसकी है? यह है वर्ल्ड बैंक और WTO की रिपोर्ट है। ये वर्ल्ड बैंक और WTO की रिपोर्ट है। ठीक है, 4.4%। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे एसबीआई के मुख्य वित्त अधिकारी यानी सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है? कामेश्वर राव कोदवंती को। कामेश्वर राव कोदवंती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएस नेशनल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दिन वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है? तो 3 जुलाई को। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ओके, स्किप कर दे सकते हैं। चलिए, एससीओ परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों की अगली बैठक जो होगी 2024 में कहाँ होगी? कजाकिस्तान के अस्ताना में। कहाँ होगी? कजाकिस्तान के अस्ताना में। ठीक है, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की जाएगी। सरकार द्वारा 75 डैश को पर्यटन स्थलों में बदलने के लिए एक अभियान शुरू हो गया। तो सरकार ने क्या किया है? 75 लाइट हाउस को
लाइट हाउस को क्या कर रहा है, वो पर्यटन स्थल में बदलने की एक अभियान शुरू किया। और यह अभियान भी कहाँ से शुरू किया गया है, यह गुजरात से, यह अभियान गुजरात से शुरू कर रहा है, ठीक है, गुजरात से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75 लाइट हाउस को, लाइट हाउस को। ओके। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, MU नायर को। किसको, लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार की 2023 पक्षी जनगणना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। बिहार की पक्षी गणना में पक्षियों की 250 प्रजातियां पाई गई, तो गलत है ये, है ना, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि कितनी पाई गई थी, 205 प्रजातियां पाई गई हैं, है ना। जो नया आंकड़ा आया है 205 का, और 205 प्रजातियां 2022 में 202 प्रजातियां थे। इस वर्ष की पक्षी गणना राज्य के कितने जिले हैं, 26 जिलों को की गई, जिसमें 76 आर्द्र भूमि और 3 नदी प्रणालियां शामिल है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजेंद्र सिंह धड़ को पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान से किसने सम्मानित किया है, तो ध्यान रखिएगा कि जो ब्रिटिश पीएम है ऋषि सुनक, ठीक है, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं, क्वेश्चन फिनिश हो गया ये, हाँ हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक रिलेवेंट कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, कॉल अगर करना हो, अगर फिर भी लगे कि नहीं डाउट्स कुछ ज़्यादा बड़ा है तो कॉल कर सकते हैं मॉर्निंग में 10 से लेकर के 4 बजे के बीच में। ठीक है, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। आप लोगों को इसकी जो PDF है वो इस चैनल के, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो वहाँ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है और वहीं पर आपको PDF भी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के सेशन में और कुछ नए नए इश्यूज के साथ। ओके, इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।